हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के दूसरे पाठ प्रकाश के अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, तो इससे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से क्या हो जाती है, यानी रास्ते से विचलित हो जाती है। इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब के तरफ में मुड़ के जा रही है। और यहाँ पे दो माध्यम है, ऊपर में देखिए विरल माध्यम है और नीचे में सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो जो अपवर्तित किरण होती है और जो अभिलंब होता है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं और अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो अपवर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसे आपको याद रखना है। और निर्वात किसे कहते हैं, तो जहां वायु नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण किधर मुड़ती है। ए ऑप्शन है अभिलंब से दूर हटता है, बी ऑप्शन है अभिलंब की ओर मुड़ता है, सी ऑप्शन है सीधे निर्गत हो जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे देखिए जो वायु है ये विरल माध्यम है और जो कांच होता है ये सघन माध्यम होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, वायु है और नीचे में यहाँ पे कांच है। तो ऊपर यहाँ पे देखिए विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है और ये क्या है N1 N2 अभिलंब है। तो देखिए यहाँ पे जब प्रकाश आ रहा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश किधर मुड़ेगा, किरण किधर मुड़ेगा, तो ये अभिलंब के तरफ में मुड़ता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो कांच है ये सघन माध्यम हो गया और नीचे में क्या है, वायु है। तो वायु क्या है, यहाँ पे विरल माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रहा है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
7 नंबर प्रश्न है कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। सघन का मतलब होता है मजबूत। तो यहाँ पे देखिए कांच और हवा में कौन मजबूत है, तो यहाँ पे कांच क्या हो जाएगा, यहाँ पे सघन माध्यम हो जाएगा और हवा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.50, डी ऑप्शन है 1.71। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.50, डी ऑप्शन है 2.42। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है। और अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो क्लास का लिंक आपको मिलेगा, फ्री में पीडीएफ और नोट्स आपको मिलेगा, और उसके बाद आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण। यहाँ पे देखिए ग्लास है, इसमें पानी है और इसमें एक पेंसिल यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मुड़ा हुआ है या टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये किसके कारण से होता है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए आधा गिलास पानी है, तो नीचे पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सघन माध्यम हो जाएगा, और आधा गिलास के ऊपर में क्या है, वायु है, तो ये विरल माध्यम हो गया। तो प्रकाश यहाँ पे देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, और विचलित होने के कारण ही यहाँ पे जो ये पेंसिल है वो टूटा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है या मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भी किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। या एक ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि पानी से भरा हुआ बाल्टी का पेंदी जो होता है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण से होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री का, बी ऑप्शन है 60 डिग्री का, सी ऑप्शन है 45 डिग्री का, डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। ए ऑप्शन है बीच में पतला किनारे पे मोटा, बी ऑप्शन है बीच में मोटा किनारे पर पतला, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये एक उत्तल लेंस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उत्तल लेंस कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए बीच में मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है, पतला होता है। तो बीच में मोटा किनारे पर पतला, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस के कितने फोकस होते हैं, तो लेंस के 2 फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और 2f का अर्थ होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को c से सूचित करते हैं। और लेंस में वक्रता केंद्र कितना होता है, तो 2 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14
14 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो अवतल लेंस होता है ये बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बीच में पतला किनारे पे मोटा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और जो लेंस जितना ज्यादा प्रकाश को मोड़ेगा उसका क्षमता उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रकाश आ रहा है और लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुड़ रहा है। तो ये जो मुड़ रहा है ये क्या है, लेंस की क्षमता है। तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है पानी का, डी ऑप्शन है कांच का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। ए ऑप्शन है ध्रुव से, बी ऑप्शन है प्रकाशीय केंद्र से, सी ऑप्शन है फोकस से, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में कहां प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र से जो प्रकाश होता है ये बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है और प्रकाशीय केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो उत्तल लेंस जो होता है ये अभिसारी लेंस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे लाके मोड़ देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में ये क्या करता है कि प्रकाश किरणों को चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का ही जो फोकस होता है ये धनात्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो उसका फोकस कैसा होगा, तो ऋणात्मक होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे, यहाँ पर देखिए किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है।
तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, इसकी फोकस कैसी होगी, तो ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसका फोकस कैसा होगा, तो धनात्मक होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। और जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है परावर्तन सतह, बी ऑप्शन है अपवर्तन सतह, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपवर्तन सतह कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ए ऑप्शन है फोकस पर, बी ऑप्शन है ध्रुव पर, सी ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव दोनों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब वस्तु फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि लेंस सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो v/u के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2, बी ऑप्शन है f बराबर 3r/2, सी ऑप्शन है f बराबर 2r, डी ऑप्शन है f बराबर 3r। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो उसमें क्या संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो f बराबर r/2 होगा, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34
34 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन को, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन को, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन को, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्लास आप लोग बराबर करते रहिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्लास नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।